जंगल के बीचों बीच सुनसान रात में एक गोल घेरे के अंदर राजेश अपनी साधना में लगा हुआ था। उस रात साधना का 10वां दिन था और जो साधना वह कर रहा था उसे सिद्ध करने का समय 11 दिन का था। लगातार मंत्र जाप करते हुए वह साधना कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके आसपास न जाने कितने जंगली जानवर गुर्रा रहे हों और उसके शरीर पर रेंग रहे हों। उसकी गर्दन में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, मानो किसी ने उसकी गर्दन पकड़ रखी। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह साधना किए जा रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही स्त्री थी, रतिप्रिया, जिसे वह सिद्ध करना चाहता था और उसे विश्वास था कि वह उसे पत्नी के रूप में सिद्ध कर ही लेगा। वह कोई आम स्त्री नहीं थी, यक्षिणी थी। यक्षिणी जिसे न जाने कितने साधक सिद्ध करना चाहते हैं। उसने बचपन से ही उसकी कहानियां सुनी थी कि वो कितनी सुंदर होती है और सारी मुराद पूरी करती है, लेकिन लोगों का यह भी कहना था कि उसे सिद्ध करना आसान है पर प्रसन्न रखना नहीं। अगर वो नाराज हो जाए तो किसी को भी बर्बाद कर सकती है। तभी से न जाने यक्षिणी से उसे प्रेम कैसे हो गया। वह तब से उसे प्राप्त करना चाहता था और इसीलिए बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के ही उसने वह साधना शुरू कर दी। तब उसकी उम्र करीब 36 से 37 साल की थी। उसका विवाह भी नहीं हुआ था क्योंकि उसने विवाह करना ही नहीं चाहा। उसकी मां, बहन और बाबा सब उसके विवाह के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन उसने कभी उनकी बात नहीं मानी। साधना करते समय उसे अजीब सी चीजें महसूस हो रही थीं। कानों में किसी के पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके चारों तरफ कोई घूम रहा हो। बीच बीच में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे छू रहा हो। उसी के साथ उसे एक मधुर सी हंसी भी सुनाई दी और तब उसका मन किया कि वो आंखें खोलकर उसे देखे, लेकिन साधना से पहले यह करना उचित नहीं था, इसलिए वह मंत्र का जाप करता गया। कुछ घंटों के बाद 10वें दिन की साधना खत्म हो गई और उसने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। साधना करके वह अपने साधना स्थल पर ही लेट गया और कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात के करीब 1 या 2 बज रहे होंगे जब उसे कुछ अजीब सा सपना आया। उसने अपने सपने में एक स्त्री को लाल रंग की साड़ी पहने हुए देखा। वह उसकी तरफ पीठ करके बैठी हुई थी, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। उसने उसे आवाज दी, कौन हो तुम? वह बिना पीछे मुड़े ही हंसने लगी और बोली, वही जिसे तुम बचपन से पाना चाहते थे, मैं वही हूं। उसकी बात सुनकर राजेश हैरान हो गया, फिर समझ गया कि वह रतिप्रिय ही है। राजेश खुश होकर उससे कहा, तुम आ गई? वह हंसने लगी और बोली, अभी नहीं, तुमने अभी मुझे सिद्ध नहीं किया है, लेकिन तुम्हारी जिद देखकर लगता है कि तुम मुझे सिद्ध कर ही लोगे। यह कहकर न जाने वह कहां गायब हो गई और उसी वक्त राजेश की आंखें खुली। वह जमीन पर लेटा हुआ था। उस गोल घेरे के बाहर से उसे झाड़ियों के हिलने की आवाज आ रही थी। उसने सोचा कि कोई जानवर होगा और फिर वह वापस सो गया। फिर अगले दिन शाम को राजेश वापस सारी तैयारी करके साधना करने में व्यस्त हो गया। आंखें बंद करके वह मंत्र जाप कर रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, जिसके स्पर्श से उसके शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया। वह हाथ बहुत ही कोमल थे और उसकी पूरी पीठ पर घूम रहे थे। मंत्र जाप में कोई दिक्कत ना आए उसके लिए उसने अपने मन को उस स्पर्श के एहसास से हटने का प्रयास किया, लेकिन जैसे जैसे वह हाथ उसे छू रहे थे वैसे वैसे वह अपने आप पर से काबू खोता जा रहा था। साधना पूरी करने के लिए उसे एक बार और मंत्र का जाप करना था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसकी गोद में बैठ गया हो और उसने राजेश को जोर से थापड़ मारा हो। राजेश ने ऐसा कुछ होने की कल्पना नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसने मंत्र जाप करना नहीं बंद किया। फिर उसे पूरे शरीर में अजीब सा दर्द महसूस होने लगा। कोई राजेश को बुरी तरह से खरोच रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके सीने से खून बह रहा हो। उस दर्द में भी उसने साधना नहीं बंद की, शायद इसलिए क्योंकि उस पर रतिप्रिया के लिए पागलपन सवार हो गया था। फिर किसी ने जोर से उसके बाल खींचे और अजीब सी आवाजें निकालने लगा, जैसे कि वह बहुत उत्तेजित हो। वह आवाज एक औरत की थी और राजेश समझ गया था कि वो रतिप्रिया ही है।
और मंत्र जाप खत्म होने तक उसे साधना किसी भी हालत में नहीं बंद करनी है, वरना वह उसे सिद्ध नहीं कर पाएगा। काफी समय तक वह राजेश को उत्तेजित करने की कोशिश करती रही। जैसे जैसे उसका शरीर राजेश के शरीर से स्पर्श हो रहा था, राजेश समझ पा रहा था कि उसने ज्यादा कपड़े नहीं पहने हुए, और वही उसे सबसे ज्यादा परेशानी में डाल रही थी, क्योंकि जाप करने में उसे परेशानी हो रही थी, लेकिन किसी तरह उसने खुद पर काबू रखा। करीब 3 से 4 घंटे तक उसके साथ वही सब होता रहा, और फिर आखिरकार उसने मंत्रों की आहुति दे दी। तभी राजेश को रतिप्रिया के हंसने की आवाज सुनाई दी, और उसने कहा, बहुत अच्छे, तुम्हारी इस साधना ने मुझे दिल से प्रसन्न कर दिया है। राजेश, तुमने मुझे सिद्ध कर लिया। राजेश ने अपनी आंखें खोली और उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री को अपने सामने पाया। वह बेहद सुंदर थी, लंबे बाल, सुंदर आंखें, कोमल होंठ और कोमल सुंदर शरीर। कोई कमी नहीं थी उस स्त्री में। राजेश उसे देखकर बेसुध हो गया था और चौंक कर उसे देख रहा था। इसलिए उसके चेहरे का भाव देखकर रतिप्रिया हंसने लगी और उसने कहा, क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे सिद्ध कर लिया? राजेश ने कहा, मैंने जब से तुम्हारे बारे में सुना था तब से तुम्हें सिद्ध करना चाहता था, तुमसे विवाह करना चाहता था। वह हंसी और बोली, हां जरूर करूंगी, लेकिन पहले मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी। राजेश ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, कहो क्या चाहिए? उसने कहा, तुम्हें अभी इसी वक्त मुझसे विवाह करना होगा। राजेश अपने परिवार के सामने उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन फिर भी राजेश ने उसकी बात मान ली। उसने कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं तुम्हें पत्नी के रूप में सिद्ध हो रही हूं, इसलिए मेरे अलावा तुम किसी पराई स्त्री को नहीं देखोगे। और मेरी तीसरी शर्त यह है कि मैं कौन हूं यह तुम्हारे अलावा किसी और को कभी पता नहीं चलना चाहिए। राजेश बहुत खुश था। उसने कहा, मंजूर है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। फिर दोनों ने उसी समय विवाह कर लिया। राजेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सच में रतिप्रिया को प्राप्त कर लिया है। फिर राजेश ने कहा, अब हमें घर जाना चाहिए, मेरे परिवार वाले तुमसे मिलकर बेहद खुश होंगे। लेकिन एक समस्या थी कि जिस तरह के वस्त्र रतिप्रिया ने पहन रखे थे, उस वस्त्र में राजेश उसे घर नहीं ले जा सकता था। इसलिए राजेश पहले बाजार जाकर उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद लेता है और उसे साड़ी पहनकर राजेश उसे अपने घर लेकर चल जाता है। जब राजेश रतिप्रिया को लेकर घर पहुंचा तो उसने अपनी मां को बुलाया। मां, अरे ओ मां, देखो तो जरा मैं किसे लाया हूं। मालती, किशोर और शीतल वहां आ गए, और जब उन्होंने रतिप्रिया को देखा तो वो हैरान हो गए। शीतल ने कहा, ये कौन है भैया? राजेश ने कहा, अरे अपनी भाभी को नहीं पहचाना? कब से आप लोग मेरी शादी के पीछे पड़े हुए थे, तो मैंने शादी कर ली। ये रतिप्रिया है और मैं इसी से प्रेम करता हूं। उसकी बात सुनकर सबके होश उड़ गए। उनके चेहरे पर गुस्सा भी था और खुशी भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि राजेश ने उन्हें बिना बताए शादी कर ली थी। किशोर ने कहा, ये क्या बिना बताए ही शादी कर ली? अरे हमें बताता तो क्या हम तेरी शादी नहीं कराते? मालती ने कहा, अरे जाने दो, कोई बात नहीं, कम से कम मरने से पहले बहू का चेहरा तो देख लिया, लेकिन बुरा तो मुझे भी लग रहा है। राजेश ने कहा, हाँ मां, लेकिन स्थिति ही ऐसी बन गई थी कि हमें शादी तुरंत करनी पड़ी। शीतल रतिप्रिया के पास आई और बोली, भाभी आपके माँ बाप को पता है कि आपने शादी कर ली है? रतिप्रिया ने कहा, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूं, मेरा यहां कोई नहीं है। यह सुनकर सबको बहुत बुरा लगा। मालती ने कहा, अरे नहीं नहीं, हम हैं ना तुम्हारे पास। शीतल, जा अपनी भाभी को कमरे में ले जा। शीतल रतिप्रिया को कमरे में ले गई। मालती ने राजेश को कहा, बेटा कल का दिन शुभ है, ऐसा करते हैं, कल बहू की मुंह दिखाई रख देते हैं। ठीक है ना? राजेश ने कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे मां। मालती बहुत खुश हुई और राजेश अपने कमरे में चला गया, लेकिन तब तक शीतल वहां से जा चुकी थी, और जब राजेश ने रतिप्रिया को देखा तो उसके होश उड़ गए। वह बिना किसी वस्त्र के पलंग पर बैठी थी, मानो उसी का ही इंतजार कर रही हो। राजेश उसे देखता रह गया, और वह भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ राजेश को निहार रही थी।
राजेश उसके पास गया और रतिप्रिया ने अचानक से उसे पलंग पर खींच लिया और देखते ही देखते दोनों हम बिस्तर हो गए और दोनों ने रात भर संभोग किया। अगले दिन रतिप्रिया की मुंह दिखाई थी और शीतल उसे तैयार कर रही थी। राजेश के कुछ दोस्त भी उसके घर आने वाले थे, जो हमेशा राजेश की शादी न होने का मजाक करते थे। और राजेश इस बात से बहुत ज्यादा खुश था कि रतिप्रिया को देखकर सबके होश उड़ने वाले हैं। ऐसा ही हुआ। उसके दोस्त घर आए और जब उन्होंने रतिप्रिया को देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर सबको जलन हो गई। उसके एक दोस्त अजय ने कहा, यार राजेश, कौन से मंदिर में जाकर माथा टेक रहा था जो इतनी सुंदर पत्नी मिली तुझे? राजेश ने कहा, यह किस्मत की बात है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। सारे मोहल्ले वालों ने रतिप्रिया की तारीफ की और इससे मालती भी बेहद खुश थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राजेश रतिप्रिया के साथ बहुत खुश था। वह पूरा पूरा दिन एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे, मानो दोनों को एक दूसरे की लत लग गई हो। लेकिन इस वजह से राजेश ने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया। वह ज्यादातर समय रतिप्रिया के साथ कमरे में भोग विलास करता रहता था और ये बात मालती को पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन मालती ने उसे बुलाया और कहा, यह सब क्या है? अपने बाबा के साथ दुकान पर क्यों नहीं जाता? अरे कब तक वह अकेले काम करेंगे? माना तेरी नई नई शादी हुई है, लेकिन इसका यह मतलब यह तो नहीं है कि तू कमरे से बाहर ही ना निकले। राजेश, दुकान जा और अपने बाबा को बोल कि वो घर आकर खाना खा ले। राजेश का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वह चला गया। उसके जाने के बाद रतिप्रिया रसोई में गई और उसे देखकर मालती ने कहा, चलो तुम्हारे पैर रसोई में तो पड़े। आज का खाना तुम बनाना और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। यह कहकर मालती भी अपने काम में लग गई। रतिप्रिया ने मालती को अजीब तरीके से देखा और शीतल ने यह देख लिया। उसने कहा, क्या हुआ भाभी? मां की ओर ऐसे क्यों घूर रही हो? इस घर की बहू हो तो अपनी जिम्मेदारी को निभानी होगी ना। चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूं। दोनों काम पर लग गए और जैसे ही खाना तैयार हुआ, किशोर घर पहुंच गया और उसने कहा, आज मैं दुकान नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। राजेश दुकान बंद करके रात को लौट आएगा। यह बात जब रतिप्रिया ने सुनी तो उसके चेहरे का भाव बदल गया। अचानक वह किशोर की ओर गुस्से से घूरने लगी। तभी शीतल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भैया को खाना दे आऊंगी। फिर रतिप्रिया खुश हो गई और बोली, नहीं तुम नहीं जाओगी, मैं दे आऊंगी। मालती ने रतिप्रिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन रतिप्रिया उसे नजरअंदाज करके दुकान चली गई। जब राजेश ने उसे दुकान में आते देखा तो वह खुश हो गया और दोनों ने दुकान का दरवाजा बंद करके ही संभोग करना शुरू कर दिया। दुकान के अंदर से जो आवाज आ रही थी वह सुनकर आसपास रहने वाले बातें करने लगे और इसकी खबर मालती तक पहुंच गई। मालती ने जब इसके बारे में जाना तो वो शर्मिंदा हो गई और उसे गुस्सा आया। वो रतिप्रिया के घर आने का इंतजार करने लगी। करीब 2 घंटे के बाद रतिप्रिया घर आई। तब शाम के 5 बज रहे थे। मालती ने पूछा, इतनी देर क्यों लग गई आने में? रतिप्रिया ने कहा, दुकान में ग्राहक बहुत थे, इसलिए उन्हें खाना खिलाने में समय लग गया। मालती ने कहा, तुझे उसे खिलाने नहीं, खाना पहुंचाने के लिए भेजा था। मैं अच्छे से जानती हूं तू क्या करने गई थी। मेरी बात ध्यान से सुन ले, तू अब राजेश से दूर रहेगी। तेरी वजह से उसके काम का नुकसान हो रहा है। अब से तू रसोई में सोएगी, समझी? रतिप्रिया को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कहा, लेकिन वो मेरे पति हैं, तो उनके साथ समय बिताने में क्या हर्ज है? मालती ने कहा, हर एक का समय होता है। तू बेशर्मों की तरह दुकान में जाकर उसके साथ ये सब करेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए अब अगले 1 महीने तक तू उससे दूर रहेगी। यह कहकर मालती वहां से चली गई। रात के करीब 9 बजे त्रिलोक घर आया और जब वह कमरे में गया तो उसने देखा कि रतिप्रिया वहां नहीं है। तो वह उसे ढूंढते ढूंढते रसोई में पहुंच गया, जहां वह गुस्से में बैठी हुई थी। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रही हो? रतिप्रिया ने गुस्से में कहा, तुम्हारी मां ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। उन्हें पता चल गया कि हम दुकान में क्या कर रहे थे। ये बात राजेश को भी अच्छी नहीं लगी।
लेकिन वह जानता था कि मालती किसी की नहीं सुनने वाली है, इसलिए उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी यही सो जाता हूं, मां को नहीं पता चलेगा। रतिप्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और राजेश वहीं सो गया। लेकिन आधी रात बीतने के बाद उसे ऐसा लगा कि रतिप्रिया उसे स्पर्श कर रही है और वह खुद भी उसे स्पर्श करने के लिए मचल गया। दोनों रसोई में ही भोग विलास करने लगे। लेकिन तभी रसोई की लाइट जल गई और जब दोनों ने रसोई के दरवाजे की ओर देखा तो मालती वहां खड़ी हुई थी। मालती ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, बेशर्म, मेरे रसोई को भी अशुद्ध करने चले हो। उसने रतिप्रिया का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गई। उसने कहा, क्या जादू कर रखा है तूने मेरे बेटे पर? कहा था ना तुझे उससे दूर रहने के लिए, लेकिन तू नहीं मानी। आसपास में नाक कटा दी तुम लोगों ने, उसके बाद भी शर्म नहीं आ रही। राजेश ने कहा, मां, क्या हो गया है तुम्हें? अरे वो पत्नी है मेरी, मालती ने कहा। ये पत्नी सब कुछ हो गई तेरे लिए। अब तू इसके लिए घर की इज्जत, अपना काम काज, सब कुछ दांव पर लगा देगा। राजेश ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेकार में परेशान हो रही हो और मेरी पत्नी से तुम ऐसा बर्ताव मत करो। यह सुनकर मालती के होश उड़ गए। राजेश ने पहली बार उससे ऐसी बात करी थी। रतिप्रिया के चेहरे पर मुस्कान थी। मालती ने कहा, अच्छा, अब तुझे ये इतनी प्यारी हो गई, समझ गई। यह भी उन औरतों में से है जो पति को अपने घर वालों के खिलाफ करती है। इसी ने तुझसे कुछ कहा है ना? राजेश ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी ना फालतू में तमाशा कर रही हो। यह कहकर राजेश अपने कमरे में चला गया। शीतल ने मालती से कहा, इसके लक्षण ठीक नहीं है मां, इसे तो तुम कोठरी में सुलाओ आज की रात, तब इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। मालती ने रतिप्रिया का हाथ पकड़ा और उसे घर के पीछे की तरफ ले गई, जहां एक कमरा था। वह कमरा कई महीनों से बंद था और वहां रोशनी भी नहीं थी। उसी कमरे में मालती ने रतिप्रिया को बंद कर दिया और बाहर से ताला लगाकर वहां से चली गई। अगली सुबह जब मालती रसोई में गई तो उसने जो देखा वह देखकर उसके होश उड़ गए। रसोई में रतिप्रिया थी, जिसे उसने रात को कमरे में बंद कर दिया था और चाबी भी उसी के पास ही थी। उसने कहा, तू बाहर कैसे आई? रतिप्रिया ने उसकी ओर देखा और अजीब तरह से मुस्कुराकर बोली, मां जी, आपको क्या लगता है कि आप मुझे कमरे में बंद कर देंगी और सब कुछ सही हो जाएगा? आप जानती नहीं है मुझे। मैं आपको एक सलाह दे रही हूं कि मेरे और राजेश के बीच में आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना बाद में मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। यह कहकर वो चली गई और मालती के पसीने छूट गए। 2-3 दिन फिर ऐसे ही बीत गए और मालती ने देखा कि शीतल की तबीयत कुछ सही नहीं है। उसने पूछा, क्या हुआ शीतल, तू ठीक है ना? शीतल ने कहा, नहीं मां, 2-3 दिन से मुझे हर रोज उल्टियां हो रही है और शरीर में बहुत भयानक दर्द होता है। इस बात पर रतिप्रिया हंस रही थी और यह चीज राजेश ने देखी। मालती ने कहा, पहले क्यों नहीं कहा, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। मालती उसे डॉक्टर के पास ले गई और राजेश ने रतिप्रिया से कहा, यह सब क्या है? कहीं उसकी तबीयत खराब होने के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है? रतिप्रिया ने कहा, जो भी हमें अलग करने की कोशिश करेगा उसका मंजर तो उसे भुगतना होगा। राजेश ने कहा, यह क्या कर रही हो? वह मेरी बहन है, देखो मेरे परिवार के साथ कुछ गलत मत करो, वह बुरे नहीं है। रतिप्रिया को उस पर भी गुस्सा आने लगा क्योंकि वह अपने परिवार की तरफदारी कर रहा था। उसने कुछ कहा नहीं, बल्कि राजेश को लेकर कमरे में चली गई और उसके साथ हम बिस्तर होने की कोशिश करने लगी। लेकिन राजेश उस समय वो नहीं चाहता था, इसलिए वह उससे दूर जाने की कोशिश करने लगा, जिससे रतिप्रिया को और गुस्सा आया। रतिप्रिया ने जबरदस्ती खुद को संतुष्ट करने की कोशिश की और उसके ऊपर आकर बैठ गई। उसने राजेश के बाल पकड़ रखे थे और उसकी आंखों में ही देख रही थी। फिर अचानक से राजेश को कुछ होने लगा और उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। वह भी विलास में डूब गया। एक दूसरे को संतुष्ट करने के बाद वो दोनों कमरे के बाहर आ गए और तभी मालती और शीतल भी घर आ गए। मालती ने रोते हुए कहा, राजेश, देखना क्या हो गया है तेरी बहन को, कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि इसके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे, अब हम क्या करेंगे? राजेश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह बिना कुछ कहे वहां से जा रहा था, लेकिन मालती ने उसका हाथ पकड़ लिया
और कहा, तू कहां जा रहा है? तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अरे तेरी बहन की तबीयत। वो आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही राजेश ने उसके बाल पकड़ कर खींचे और मालती चिल्लाई। राजेश ने कहा, अरे ओ, ये तू और तेरी बेटी की समस्या है, मुझे बीच में लाने की जरूरत नहीं है, समझी? मालती और शीतल को मानो झटका लग गया हो। शीतल ने कहा, भैया ये क्या हो गया है तुम्हें? मां के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? राजेश ने कहा, चुप, जब देखो तब अपनी मां के साथ चापलूसी करती रहती है। अच्छा है तुझे ये बीमारी लग गई। शीतल ने कहा, क्या तुम्हें पता भी है? तुम क्या कह रहे हो? मैं मर रही हूं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो? राजेश ने अपनी मां को और शीतल को मार दिया और बोला, रह। तभी किशोर भी वहां पर आ गया और जब उसने यह सब देखा तो उसे भी गुस्सा आने लगा। उसने जाकर राजेश को थापड़ मारा और बोला, नालायक, यही सब सिखाया मैंने तुझे? उस औरत की बातों में आकर ये सब कर रहा है ना तू? राजेश की आंखें गुस्से से और लाल हो गईं। राजेश ने कहा, मेरी पत्नी के बारे में कुछ मत बोलना। किशोर बोला, वरना क्या कर लेगा? अपने बाप को भी मारेगा। जैसे ही उसने यह बात कही, राजेश ने सच में उसे मार दिया और उसे धक्का मारकर गिरा दिया। फिर उसे लात पर लात मारने लगा। मालती और शीतल बीच में आ गए और उसे रोकने के लिए कहने लगे, लेकिन राजेश को न जाने क्या हो गया था कि वह अपने पिता को मारे ही जा रहा था। फिर राजेश ने अपने हाथ में एक लाठी ली और उसी लाठी से अपनी मां, बाबा और बहन तीनों को मारने लगा। सब दर्द से चीखने चिल्लाने लगे और उनकी आवाज सुनकर आसपास वाले घर आ गए। जब उन्होंने वहां का नजारा देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। राजेश सबको मार रहा था और रति प्रिया वहीं खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। गांव वालों ने जैसे तैसे करके राजेश को उनसे दूर किया, लेकिन जब वह काबू से बाहर हो रहा था तो उसे पकड़कर उसके कमरे में ही बंद कर दिया गया। मालती, किशोर और शीतल को बहुत चोट आई थी। उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। वहीं रति प्रिया वापस से कमरे में जाकर राजेश के साथ संभोग करने लगी। मालती, किशोर और शीतल अस्पताल में थे और उनके साथ गांव का एक आदमी भी था। मालती ने कहा, पक्का उस औरत ने हमारे बेटे पर कोई जादू टोना किया है, हमें तुरंत कुछ करना होगा। तभी किशोर ने कहा, हाँ, हमारा बेटा ऐसे बर्ताव कभी नहीं करेगा। तभी उस आदमी ने कहा, अगर ऐसा है तो आपको तुरंत श्रद्धानंद बाबा के पास जाना चाहिए। मालती ने पूछा, वह कौन है? उस आदमी ने कहा, बहुत बड़े तांत्रिक हैं। अभी कुछ दिन पहले पास के एक गांव में आए थे, शमशान में ही रहते हैं। वो बहुत ज्ञाता हैं इन सब चीजों के। उसकी बात मानकर तीनों उस आदमी के साथ ही शमशान चले गए, जहां उन्हें वह बाबा मिल गए। मालती ने उन्हें सारी बातें बताई तो बाबा ने तुरंत किसी मंत्र का उच्चारण किया और फिर कहा, हमें तुम्हारे घर जाकर देखना होगा कि क्या मामला है। मालती ने कहा, हाँ बाबा, अभी चलिए। ना जाने मेरे बेटे को क्या हो गया है। जो बेटा कभी हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, देखिए ना उसने क्या हालत की है हमारी। बाबा ने कहा, मैं जो सोच रहा हूं, अगर वह हुआ तो तुम्हारे बेटे को कोई नहीं बचा पाएगा, मैं भी नहीं। यह सुनकर तीनों के दिल दहल गए। बाबा के साथ तीनों घर पहुंचे, जहां से राजेश के जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी और सब बहुत ज्यादा डर गए। चारों घर के अंदर पहुंचे तो देखा कि राजेश के कमरे का दरवाजा बंद था और अंदर से उसकी चीख निकल रही थी। सबने खूब दरवाजा पीटा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सिर्फ राजेश की भयानक चीख सुनाई दे रही थी। श्रद्धानंद बाबा ने कई बार कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, मानो किसी बहुत ताकतवर शक्ति ने दरवाजा बंद किया हो। फिर अचानक राजेश की चीख निकलनी बंद हो गई और झटके से दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर अंदर का जो मंजर चारों ने देखा, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजेश की आंखें खुली थीं, शरीर में प्राण नहीं थे और उसका पूरा शरीर सूख चुका था। श्रद्धानंद बाबा ने सिर्फ एक बात कही, देर हो गई। उसे वो ले गई और इसी के साथ राजेश और रति प्रिया की प्रेम की कहानी इस दुनिया में खत्म हो गई और शायद रति प्रिया उसे अपनी दुनिया में ले गई। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।